अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गैसियस एक्सचेंज का तीसरा लेक्चर। सही है, क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है और उसका तीसरा लेक्चर है करीबन गैसियस एक्सचेंज का। गैसियस एक्सचेंज 03 है। गैसियस एक्सचेंज 01 में हमने गैसियस एक्सचेंज एंड प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था और गैसियस एक्सचेंज इन 02 में हमने जो अल्लाह का बड़ा करे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सरफेस वगैरह के बारे में सब डिस्कस किया था। आज जो हम है वो जो दो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं, एक है हमारे पास प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है गैसियस एक्सचेंज इन एल्वेलाई। गैसियस एक्सचेंज इन एल्वेलाई। सही है, तो ये दो टॉपिक हम डिस्कस करने आज हमने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी बुक में जो किस्सा लिखा हुआ है, अल्लाह आपका भला करे, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग के हवाले से, वो कुछ इस तरीके का किस्सा है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमंस के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस एल्वेलाई होता है। ह्यूमन के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमंस के लिए जो रेस्पिरेटरी सरफेस है हमारे पास, वो लंग्स के अंदर छोटी छोटी सी तेलिया सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। उसको हमने क्या कहा था, एल्वेलाई। सही, वो हमारे ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस है। अब वो इनसाइड द बॉडी मौजूद है। अब अंदर मौजूद है तो बाहर से हवा अंदर लानी है, तो बाहर से जो हवा अंदर लानी है इसी को हम ब्रीथिंग कहते हैं। सही है, बाहर से हवा को कैसे अंदर पहुंचाया जाए या हवा अंदर आते हुए क्या क्या काम हो रहे होते हैं, इसी को हम ब्रीथिंग कहते हैं। अगर हम यहाँ पे सादा अल्फाज में ब्रीथिंग की डेफिनेशन भी लिखूँ ना मैं, तो वो कुछ इस तरीके से आएगी कि द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट of the lungs is called breathing। कि भाई हमारे पास जो बाहर से हवा लंग्स के अंदर आती, हवा का लंग्स के अंदर आना और लंग्स से बाहर जाना, यही दो प्रोसेस हमारे पास ब्रीथिंग का प्रोसेस कराते। सही है, जैसे हम सांस लेते हैं, हवा अंदर गई और फिर छोड़ी तो ये हवा बाहर गई, तो इसी प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। सही है, अब इसमें दो लफ्ज शामिल है, एक है इन और एक है आउट। सही है, तो इन का जो प्रोसेस होता है हम उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। जब हवा अंदर जा रही होती है उसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं, और जब हवा बाहर जा रही होती है यानी आउट हो रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। सही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग The process of breathing consists of two phases। सही, एक है हमारे पास इंस्पायरेशन और दूसरा जो है हमारे पास वो है एक्सपायरेशन। सही है, अब दोनों का हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके इस तरीके से हम लिखेंगे, इस तरीके से नोट्स बनाएंगे कि ताकि अगर हमारे पास कहीं डिफरेंस का सवाल भी आ जाए कि भाई इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दरमियान का डिफरेंस बता, तो हम वो भी लिख पाएँ। और हमारे बुक में भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आखिरी का क्वेश्चन आंसर की जो वो पेज है उसमें लिखा हुआ है कि भाई डिफरेंशिएट इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सही है, तो हम ज़रा शुरू करते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को। अच्छा भाई, तो ये सारी कहानी के बाद हमारे पास दो मेन डेफिनेशन है, एक है इंस्पायरेशन, एक है हमारे पास एक्सपायरेशन। अच्छा भाई, इसके बारे में पहला पॉइंट लिखते हैं। भाई पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट में डेफिनेशन ही लिखेंगे। सही है,
डेफिनेशन क्या है कि भाई द मूवमेंट ऑफ एयर into the lungs through air passageway is called inspiration. सही है। हमारे पास जो एयर है वो जब लंग्स के अंदर जाती है, किस रास्ते से? एयर पैसेज के रास्ते। एयर पैसेज के रास्ते में क्या क्या शामिल है भाई? हमारे पास नॉस्ट्रल्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल है, सारा वगैरह हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में। सही है, तो वो हमने पूरा एयर पैसेज वे डिस्कस किया था। तो एयर पैसेज वे के थ्रू जो हवा का अंदर आना है वो हमारे पास इंस्पायरेशन कहलाता है। लंग्स के अंदर आना वो हमारे पास इंस्पायरेशन कहलाता है। बिल्कुल इसका मुखालिफ होता है एक्सपायरेशन, कि भाई द मूवमेंट ऑफ एयर out from the body, the movement of air out from the body through air passageway is called expiration. सही है, out from the lungs, सही है, out from the lungs। भाई हमारे पास जो एयर है जब वो हमारे पास लंग्स के बाहर जाती है एयर पैसेज के रास्ते से, तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये हमारे पास एक्सपायरेशन होगी। सही है। अच्छा भाई दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखते हैं कि भाई अल्लाह आपका भला करे, इस प्रोसेस में होता क्या है, जो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं लंग्स के इर्द गिर्द और जो हमारे पास रिब्स मौजूद होते हैं, जैसे हमारे पास ये लंग्स है, कुछ इस तरीके के लंग्स है हमारे पास। सही है। लंग्स के इर्द गिर्द इस तरीके से हमारे पास रिब्स मौजूद होते हैं, फसलियां। सही है, 12 पेयर मौजूद होते हैं पसलियों के। अच्छा भाई, तो हमारे पास ये लंग्स है, इसके ऊपर ये जो रिब्स मौजूद है, इस रिब्स के दरमियान में हमारे पास मसल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। सही, और इस लंग्स के ऊपर भी मौजूद होता है। और नीचे हमारे पास एक और मस्कुलर मसल होता है जिसको हम नाम देते हैं भाई, ये हमारे पास क्या है? डायफ्राम। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। एक हमारे पास नीचे डायफ्राम होता है और यहाँ पर हमारे पास इंटरकोस्टल मसल होता है। तो जो हमारे पास इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, तो इसमें हमारे पास ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी ये वाला जो मसल है डायफ्राम, ये बिल्कुल ऐसे सी शेप जैसा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, सीधा जैसा हो जाता है। पूरा का पूरा सीधा नहीं होता, लेकिन हल्का सा सीधा हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। सही है। तो इससे देखो ये जगह ये जो है खाली हो गई, और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारे जो रिब्स हैं, जो पसलियाँ हैं, वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे भी स्पेस खाली रह जाती है। तो जब इसी वजह से जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी छाती ऐसे फूल जाती है, अंदर का जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है, जो खाली जगह होती है वो बढ़ जाती है से चेस्ट कैविटी में। सर किस वजह से? इसी वजह से कि डायफ्राम एक तो नीचे चला जाता है और एक इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पसलियाँ बाहर की तरफ मूव करती हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो छाती ऐसे फूलती है, छाती से बाहर क्यों आती है? क्योंकि हमारे रिब्स जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। सही है। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि भाई द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम becomes contract
सही है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच द रिब्स मूव्स आउटसाइड, जिसकी वजह से हमारे जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। सही है, इसी का मुखालिफ यहाँ पे हो रहा होता है कि भाई हमारे पास वापस डायफ्राम रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने के बाद वापस उसी शक्ल में आ जाता है। इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होने के बाद वो वापस रिलैक्स होने जब होता है तो उसकी वजह से रिब्स वापस अंदर की तरफ चले जाते हैं और छाती वापस अपनी जगह पे आ जाती है, मतलब वापस छोटी से छोटी हो जाती है। सही है, तो यहाँ पे यही हो रहा होता है कि भाई जब इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं और डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पे तो यहाँ लिख देते हैं भाई द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम becomes रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच द रिब्स मूव्स इनसाइड। सही है, जो हमारी पसलियां हैं, जो हमारे पास रिब्स हैं, वो अंदर की तरफ आते हैं। सही है, सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें कि भाई इंस्पायरेशन क्या है, छाती का चौड़ा होना। सही है, और एक्सपायरेशन छाती का छोटा हो जाना। सही है, तो एक इंस्पायरेशन एक एक्सपायरेशन। सही है, तो छाती चौड़ी और छोटी क्यों होती है भाई, हमारे पास जो मसल है उसी की वजह से। सही है, अच्छा भाई तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो जरा लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, ये है कि जो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है चेस्ट कैविटी, जहाँ पे हमारे पास लंग्स हैं, जो हमारे रिब्स हैं, यहाँ पे इंस्पायरेशन में वो वॉल्यूम बढ़ जाता है। बढ़ता क्यों है, अभी मैंने आपको दिखाया, डायफ्राम नीचे चला गया, पसलियाँ बाहर आ गई, तो अंदर क्या हो गया, खाली स्पेस रह गया। स्पेस को हम क्या कहते हैं भाई, वॉल्यूम कहते हैं, और वो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि भाई द वॉल्यूम, या फिर स्पेस भी लिख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। इस कैविटी को हम चेस्ट कैविटी का नाम देते हैं, या फिर थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। यहाँ मैं चेस्ट कैविटी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज्ड, क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ ये एक और काम भी कर रही होती है, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर इन लंग्स। भाई हमारे पास जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो तो बढ़ जाता है, लेकिन जो लंग्स के अंदर जो हवा का प्रेशर है उसको साथ साथ डिक्रीज कर देता है, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर इन लंग्स। और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि भाई हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो बाहर हवा का दबाव ज़्यादा, अंदर हवा का दबाव कम, मतलब एटमॉस्फेयर में हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पे हवा का प्रेशर कम होगा लंग्स के अंदर, तो हवा ऑटोमेटिकली क्या होगी, बाहर से अंदर आना शुरू कर देगी। सही, वो बाहर से अंदर हवा का आना, वो हम अगले पॉइंट में लिखते हैं। इसी का ऑपोजिट बिल्कुल यहीं पे हो रहा था कि भाई जो चेस्ट का वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इज डिक्रीज्ड। सही, छाती छोटी हो गई, छोटी इसमें होगी, छोटी एक्सपायरेशन में होगी। सही, वॉल्यूम कम हो गया इसलिए छाती छोटी हो गई। द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इज डिक्रीज बाय, अच्छा यहाँ पे उलट हो रहा होता है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर इन लंग्स। सही है, हवा का प्रेशर जो है वो लंग्स में इधर ज्यादा होता है। सही है, और वॉल्यूम जो है वो कम होता है। सही, मतलब समझो जरा इस बात का कि भाई हवा का प्रेशर इस वक्त ज़्यादा है, यानी लंग्स में हवा भरी हुई है,
सही है। तो जब हमें हवा को बाहर निकालना होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपायरेशन का अमल कर रहे होते हैं। एक्सपायरेशन का अमल का मतलब कि भाई हमारे पास, जो अल्लाह आपका भला करे, हमारे पास जो एक्सपायरेशन में ये होता है कि भाई रिब्स अंदर की तरफ जाती है और डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ। जब रिलैक्स होता है तो रिब्स वापस अंदर आते हैं, डायफ्राम ऊपर की तरफ। तो दोनों मिलके लंग्स को दबा देते हैं। दबाने के बाद हवा क्या हो जाती है, फोर्स से बाहर आ जाते हैं। दोनों डायफ्राम और रिब्स दोनों लंग्स पे फोर्स लगाते हैं। जब हमने इंस्पायरेशन की थी तो हवा भर गई थी, सही है। तो अब जब एक्सपायरेशन करते हैं तो जो डायफ्राम है और जो रिब्स है वो आपस में रिलैक्स होने के बाद उस पर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो हवा बाहर आ जाती है, सही है। तो यही आखिरी पॉइंट हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि भाई द एयर, यहाँ पे हवा का प्रेशर कम हो गया है लंग्स में, सही है। तो यहाँ पर हवा क्या होगी, बाहर से अंदर आएगी। द एयर रशेज इनसाइड, रशेज यानी अंदर आ जाना, रशेज इनटू द लंग्स, या हम यहाँ लिख देते द एयर रशेज इन, या द एयर रशेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सही है। The air rushes in from high pressure to low pressure, सही है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली जाती है, सही है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डायाफ्राम है और रिब्स हैं वो साथ आपस में लंग्स को दबा देते हैं। लंग्स को दबाने के बाद हवा बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का जुमला लिखूंगा कि भाई दिस फोर्सेस, ये जो ऊपर का अमल हुआ है इसकी वजह से क्या हुआ है कि भाई उसने फोर्स लगाया। दिस फोर्सेस द एयर आउट फ्रॉम दी लंग्स, सही। इसकी वजह से हमारे पास जो अल्लाह का भला करे हवा जो है वो बाहर आ जाती है, सही। अच्छा, इन दोनों का एक छोटा सा पॉइंट एक और भी है, वो भी लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव और पैसिव तो आप लोग जानते ही हैं। एक्टिव प्रोसेस वो होता है कि जिसको करने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और पैसिव प्रोसेस वो होता है जिसको करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, सही है। तो इंस्पायरेशन होते वक्त मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन मसल्स के रिलैक्स होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, सही है। तो इसीलिए पांचवा पॉइंट बन गया हमारे पास कि भाई दिस इज, या लिख देते इट इज एन एक्टिव प्रोसेस और ये वाला जो है इट इज अ पैसिव प्रोसेस, सही है। तो यहाँ पे आके हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की डिटेल जो है तो यहाँ पे आके हमारी ख़त्म हो जाती है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सही है। अच्छा, हमारे पास जो अगला टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस करना है वो है भाई गैसियस एक्सचेंज इन एल्वुलाई, सही है। अच्छा भाई, एल्वुलाई का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था भाई, तेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है, सही है। अब होता क्या है कि भाई जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को लाता कौन है, अपने साथ हवा। जो हम हवा को इनहेल कर रहे होते हैं, अंदर ले रहे होते हैं, उसी हवा के जरिए ऑक्सीजन हवा अंदर आता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ऑक्सीजन ब्रॉड इन
बाय एयर। सही, हवा जिसको ऑक्सीजन जिसको हवा अंदर ला रही होती है इज टेकन बाय RBCs, सॉरी hemoglobin of RBCs, hemoglobin of RBCs of blood। सही है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है उसका जो हीमोग्लोबिन हीम पार्ट होता है वो जो है वो ऑक्सीजन ले लेता है एल्यूलाई से। सही है। अच्छा भाई, और एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉड बाय, कार्बन डाइऑक्साइड कौन ला रहा होता है अपने साथ? ब्रॉड बाय ब्लड। खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा होता है इज गिवन टू द एयर। सही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ब्लड के थ्रू आ रहा होता है वो हवा को दे दिया जाता है। जो हवा कहाँ मौजूद होती है? प्रेजेंट इन एल्व्यूलाई। सही है, ये हवा हमारे पास मौजूद होती है एल्व्यूलाई के अंदर। एल्व्यूलाई कुछ इस तरीके से तेली होती है, इसके ऊपर इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज घूमी हुई होती है। सही है, और इस ब्लड कैपिलरीज में खून आ रहा होता है, इस तेली में ऑक्सीजन आ रही होती है। सही है, तो ये ब्लड इस तेली से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड इस तेली में छोड़ देता है। सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे ये जो सारा प्रोसेस होता है ये हमारे पास डिफ्यूजन के थ्रू होता है। दिस प्रोसेस is done by diffusion। at this level, सही, इस लेवल पे भी ये प्रोसेस जो है ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन हमारे पास क्या होती है कि भाई हाई कंसंट्रेशन जहाँ पे होती है वहाँ से उसके लो कंसंट्रेशन में किसी चीज़ का जाना। जैसे हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाना, ये हमारे पास डिफ्यूजन कहलाता है। और वो तभी होता है जब हमारे पास जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसके बीच की जो दीवार है वो बिल्कुल पतली हो। सही है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन ही हो रही है इस लेवल पे। क्यों? क्योंकि बिकॉज both the alveoli and Allah का भला करे, both the alveoli and blood capillaries are single layered in thickness। सही है, जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है और एल्व्यूलाई दोनों के दोनों हमारे पास सिंगल लेयर्ड होते हैं। इनकी जो लेयर होती है सिर्फ एक ही लेयर होती है और एक से ज़्यादा नहीं होती। सही है, तो ये था हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन एल्व्यूलाई। आज हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज इन एल्व्यूलाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। दो ही टॉपिक रह गए, एक रेट ऑफ ब्रीथिंग और एक डिसऑर्डर। सही है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।